हाँ जी बच्चों, वेलकम। ये यूनिट 7 है, चैप्टर 1 है, लेक्चर नंबर 3 है। थोड़ा सा इसमें बेटा डिस्कशन हम कर रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक आपको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा थोड़ा। देखो बेटा, वाई वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सुनिए। देखो सबसे पहले ना बेटे, जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, तो उनके दिमाग में उनके समय में एक ही सवाल पूछा जाता था, व्हाट इज लाइट। आखिर लाइट है क्या। तो इसका पहला जवाब जो दिया साइंस में, वो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी, इसे कहते हैं न्यूटन्स कार्पोस्कुलर थ्योरी। क्या कहते हैं? न्यूटन्स कार्पोस्कुलर थ्योरी। कार्पोस्कुलर समझते हो, तुमने पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में। रेड ब्लड कार्पोसिल्स, आरबीसीस, छोटे छोटे जो कण होते हैं उन्हें कहते हैं कार्पोसिल्स। ठीक है, तो उन्होंने ये माना जो लाइट है वो छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे पार्टिकल से, कण जो हैं पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। ठीक है, न्यूटन ने ये माना और इस बेसिस पर उन्होंने रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, जो उस समय फिनोमिना पता थे, है ना, बिहेवियर ऑफ ए प्रिज्म को या बिहेवियर ऑफ ए मिरर को, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया। लेकिन इन सब की एक्सप्लेनेशन में उन्होंने ये माना कि जो लाइट की वेलोसिटी मीडियम में होती है वो ज़्यादा होती है और लाइट की वेलोसिटी एयर में जो होती है वो कम होती है। तो ये न्यूटन साहब ने माना। न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो लोगों ने कहा भाई लाइट का बिहेवियर ऐसा ही होता होगा। एक बात खत्म हो गई, पहली बात। अब बेटे एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइगन। ये मानते थे जो लाइट है ना, सवाल तो यही है, सवाल व्हाट इज लाइट। इसी के जवाब में उन्होंने माना लाइट कोई पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि लाइट जो है वो वेव है। ठीक है, उन्होंने भी सब चीजें एक्सप्लेन की, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बिहेवियर ऑफ अ लेंस, बिहेवियर ऑफ अ मिरर, बिहेवियर ऑफ अ प्रिज्म। लेकिन उन्होंने इनसे उल्टी बात मानी एक्सप्लेन करते समय। उन्होंने कहा एयर में तो लाइट तेज चलती है और मीडियम में धीरे चलती है। शुरू में इनकी थ्योरी को कोई सम्मान नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने न्यूटन से उल्टी बात मानी थी। न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो इनकी थ्योरी को कोई सम्मान नहीं मिला। लेकिन बेटे तभी एक बड़ी मजेदार घटना हुई। एक साइंटिस्ट थे फोको, FOCAULT, ये पीछे वाले अक्षर साइलेंट हैं, फोको पढ़ते हैं इसे। उन्होंने वेलोसिटी ऑफ लाइट को ही मेजर करने का एक्सपेरिमेंटल मेथड निकाला। यानी ही एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और उन्होंने एयर में भी मेजर किया वेलोसिटी ऑफ लाइट को, और मीडियम में भी मेजर किया एक्सपेरिमेंटली। तो उन्होंने देखा वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में ही ज्यादा है और मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम है। अब ये बात किससे मैच करती है? हाइगन की थ्योरी से। और न्यूटन की थ्योरी के तो ये अगेंस्ट है। तो इस तरह से फिर न्यूटन की थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई कि ये गलत है, और हाइगन की थ्योरी को अप्रूव किया गया, ये सही है। और तब से माना ये जाने लग पड़ा, पुराने टाइम की बात है, कि हाँ भाई लाइट जो है वो वेव से मिलकर बनी है। अब हाइगन की थ्योरी इतनी अच्छी थी बेटे, इसके बाद और कई फिनोमेना डिस्कवर हुए। जैसे नए नए फिनोमेना डिस्कवर में इंटरफेरेंस एक नया फिनोमेना डिस्कवर हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ जो आप पढ़ चुके हो, अब पोलराइजेशन हुआ, है ना। तो बेटे ये थ्योरी इतनी अच्छी थी, इसने ना सिर्फ लाइट सीधी सीधी लाइन में क्यों चलती है, वाइट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ से लेके रिफ्लेक्शन,
रिफ्रैक्शन, एक प्रिज्म के व्यवहार को एक्सप्लेन करना, एक मिरर के व्यवहार को, एक लेंस के व्यवहार को, ये सब एक्सप्लेन करने के बाद कई और फिनोमेना डिस्कवर होते गए। इंटरफेरेंस तो अभी हाइगन थ्योरी ने उसे सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। डिफ्रैक्शन, very successful explanation given by Huygens theory once again. Polarization, it was again explained by Huygens theory successfully. तो लोगों को लगा हाइगन की थ्योरी तो यार बहुत अच्छी है, इससे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर एक दिक्कत आई। अब क्या हुआ, कुछ और इफेक्ट डिस्कवर हुए, वो थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो अभी अभी मैं पढ़ा रहा था तुम्हें। आगे भी पढ़ोगे, एक दो इफेक्ट और हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट, एक और इफेक्ट था जो प्रोफेसर कॉम्पटन ने डिस्कवर किया था, उसे कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। ये आगे सब पढ़ेंगे आप धीरे धीरे करके, है ना, 12th में नहीं तो अगली क्लासेस में है ये। लेकिन बेटे इनमें से एक भी इफेक्ट को हाइगन की थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यानी अगर हम लाइट की वेव नेचर माने तो ये इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो सकते। फिर बेटे एक और बोल्ड थ्योरी आई, उन्होंने कहा कि लाइट जो है वेव नहीं है, और उस थ्योरी का नाम था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर है। इस थ्योरी को दोबारा से किसने दिया था? हाइगन ने। हाइगन नहीं, गलत कह गया नाम, प्लैंक ने। तो प्लैंक ने ये थ्योरी दी। उन्होंने कहा लाइट जो है ये एनर्जी के पैकेट्स हैं, एनर्जी के बंडल्स हैं। उस बंडल को, उस एनर्जी के पैकेट को उन्होंने नाम दिया क्वांटा। आज उसे ही हम फोटोन भी नाम दे देते हैं, एक ही बात है, फोटॉन्स, PHOTONS, फोटॉन्स। और बेटे ये थ्योरी को अगर माने कि लाइट फोटॉन से मिलकर बनी है, एनर्जी के पैकेट से, जिनका व्यवहार एक पार्टिकल जैसा होता है, तो ये घटना भी एक्सप्लेन की जा सकती है, ये भी एक्सप्लेन की जा सकती है, ये भी एक्सप्लेन की जा सकती है ना। इसके अलावा रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया जा सकता है, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया जा सकता है, बिहेवियर ऑफ ए प्रिज्म को एक्सप्लेन किया जा सकता है, बिहेवियर ऑफ ए लेंस को एक्सप्लेन किया जा सकता है, बिहेवियर ऑफ ए मिरर को एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन बहुत अच्छाइयाँ हैं, लेकिन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसी घटनाओं को अगर हम प्लैंक की बात माने तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। अब बड़ी विचित्र बात है, अगर हाइगन की बातें माने तो कुछ घटनाएं एक्सप्लेन हो सकती हैं, लेकिन ये वाली एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं। अगर प्लैंक की माने तो ये सब एक्सप्लेन हो जाती हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं। तो फिर एक और बोल्ड थ्योरी आई कि लाइट की नेचर ड्वेल नेचर है। ड्वेल माने दोनों तरह की, ना तो वो पूरी तरह वेव है जैसे हाइगन ने कहा है, ना वो पूरी तरह पार्टिकल है जैसे प्लैंक ने कहा है, बल्कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ी रहती है। अ वेव इज एसोसिएटेड विद ईच मूविंग पार्टिकल। ठीक है, इस तरह की बात, जैसे कि तुमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ी है। तो डी ब्रॉगली साहब ये मानते हैं कि क्या होता है भाई, लाइट में जो है वो दोनों करेक्टर हैं, दोनों माने ड्वेल नेचर है लाइट की, ड्वेल। कौन कौन सी दो नेचर हैं? उसमें वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। किस तरह से हैं? उन्होंने कहा एक पार्टिकल जो चल रहा है तो आ वेव इज एसोसिएटेड विद ईच मूविंग पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। अभी तक हम जो अभी तक की साइंस है ना, इतना पुराना सवाल व्हाट इज लाइट, अब इसमें हम यही मान के चलते हैं कि ड्वेल नेचर है। लेकिन आगे कुछ और बातें डिस्कवर हों और फिर कोई चेंज हो तो वो पता नहीं है ना, अभी तो नहीं पता है। अब मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को
वेव नेचर के आधार पर क्यों एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ये बात बताना चाहता हूं। और फिर कैसे आइंस्टीन साहब ने प्लांक की थ्योरी के आधार पर ये इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरह एक्सप्लेन किया, ये बताएंगे आगे। तो अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्लेनेशन अब मैं दे रहा हूं, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं एक्सप्लेनेशन। वेव नेचर ऑफ लाइट क्यों फेल है, ये बताने जा रहा हूं। तो देखो, पहली बात तुमने अगर देखी हो तो देखो, जो तुमने एक्सपेरिमेंटली देखा उसमें तुमने सबसे पहली बात क्या देखी थी, बताओ। कि जो आप देखो, तीन बातें हैं, तीनों समझ लो वन बाय वन। देखो बुक में से थोड़ा सा समझो, लिखा है। तो देखो, सबसे पहली बात है बेटे कि जैसे ही हम इस पर लाइट डालते हैं, क्या डालते हैं, लाइट, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। देखो इस लाइन को पढ़ो, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन कैन नॉट एक्सप्लेन द इंस्टेंटेनियस इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही लाइट डाली और इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, इस बात को वेव नेचर के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। अब आप कहेंगे क्यों सर, क्यों नहीं किया जा सकता है, बस यही तो सवाल होगा। तो देखो है क्या, अगर बेटे हमने लाइट डाली तो पूरी, जैसे अब इस किताब पे लाइट फोन की डल रही है, तो पूरे सरफेस पर लाइट डल रही है, तो एनर्जी जो मिल रही है वो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सारे इलेक्ट्रॉन्स को, करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स को ये एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पे इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो एकदम इसमें से बाहर निकल सके, क्योंकि बाहर निकलने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है ना। तो एकदम बाहर नहीं निकल पाएगा। कितनी एनर्जी चाहिए होती है, वर्क फंक्शन के बराबर। तो एनर्जी इतने लोगों में बटी है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ी सी एनर्जी बट गई, तो हर किसी के हिस्से में जरा जरा सी एनर्जी आएगी। अब इलेक्ट्रॉन अगर उस एनर्जी को संभाल के रखे, अपने पास जमा करता जाए, तो बेटे उसे कई दिन, कई महीने, कई साल लग जाएंगे कि उतनी एनर्जी इकट्ठी हो जाए ताकि वो इस सरफेस से बाहर निकल सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो हमने जैसी एनर्जी डाली, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इसका मतलब पहली बात को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। जैसे ऐसे समझो, हमने अभी पूरे देश में, जैसे ब्रिटेन जाने की टिकट, एक उदाहरण के लिए है ना, अपने देश से बाहर निकलने की टिकट मान लो एक 10,000 रुपये है। अब हमने पूरे देश में 130 करोड़ रुपए बांटे, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, क्या हर आदमी ब्रिटेन चला जाएगा? एक भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि 130 करोड़ ही पब्लिक है, तो हर आदमी को 1 रुपया मिला। फिर 130 करोड़ बांटते जा रहे हैं, तो 1-1 रुपया इकट्ठा करेगा। जिस दिन 10,000 हो जाएंगे, उस दिन वो आदमी जा पाएगा, राइट, ब्रिटेन। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं होगा कि इधर रुपए बटे और इधर वो ब्रिटेन चला जाए। ऐसा कब हो सकता है कि हम सारे लोगों को नहीं बांटें, बल्कि बांटें उतने ही 130 करोड़, लेकिन हम 10,000 या ऊपर से ऊपर के बंडल के रूप में एनर्जी दें। तो जिन लोगों को वो बंडल मिल जाएगा 10,000 से ऊपर वाला पैकेट, वो ब्रिटेन इमीडिएट जा सकते हैं। इधर पैकेट मिला, इधर ब्रिटेन की फ्लाइट पे वो बैठ जाएंगे। समझ आ गई बात? तो ये बात इस तरह से होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन से इमीडिएटली ब्रिटेन नहीं जाया जा सकता है, ठीक है। तो वेव नेचर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, तो उसका मतलब फिर इलेक्ट्रॉन्स बाहर इमीडिएटली नहीं निकलने चाहिए थे, लेकिन निकल रहे हैं, तो इस बात को वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। तो ये पहला फेल्योर है। अब दूसरा फेल्योर समझो, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन कैन नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटेलिक सरफेस। वेव नेचर से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है, उसमें बताया गया था एक फ्रीक्वेंसी से नीचे की लाइट आप डालें तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कितनी भी लाइट डालते रहो, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा।
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे टिकट ब्रिटेन की 10,000 रुपये है तो चाहे हम 1-1 रुपये के कॉइन में दें, चाहे 100-100 रुपये के कॉइन में दें, या 1000-1000 रुपये के कॉइन में दें, है ना, 1000-1000 रुपये के नोटों में दें, या 2-2 हज़ार के नोटों में दें, जैसे हम देना चाहें वैसे 10,000 जमा कर दें तो हमें ब्रिटेन की टिकट मिल जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसा है 10,000 का आपको जो 2-2 हज़ार के नोटों में ही दोगे तभी हम 10,000 इकट्ठे करके हम आपको टिकट देंगे, है ना। तो इस तरह का रेस्ट्रिक्शन आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को, अगर मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली बात को भी हम वेव नेचर के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोई मतलब नहीं है, अरे कम लाइट गिर रही है तो धीरे धीरे इकट्ठे कर लेगा वो 10,000, जब 10,000 हो जाएंगे तो चला जाएगा। ये रेस्ट्रिक्शन क्यों है कि 10,000 जो हैं इसी फ्रीक्वेंसी के होंगे या इससे ऊपर होंगे तभी हम लेंगे, तो इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लास्ट देखो बच्चों, एक और है, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन कैन नॉट एक्सप्लेन द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। इससे इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है वेव नेचर से कि जो के मैक्स है, याद करो स्टॉपिंग पोटेंशियल या के मैक्स, वो किस पे डिपेंड करता था, फ्रीक्वेंसी पे। याद करो, ध्यान आया है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से के मैक्स बढ़ जाती थी, ठीक, और इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता था। कितनी भी लाइट डालते रहो तो काइनेटिक एनर्जी पर कोई असर नहीं पड़ता था, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई असर नहीं पड़ता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। वेव नेचर में क्या है, आप अगर इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो फोटॉन्स बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा सारे फोटॉन एब्जॉर्ब करके फिर बाहर आ सकता है। लेकिन ऐसा जो है, इस बात को भी हम इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जिनको आप समझ सकते हैं। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं, फिर समझ लो। बताओ पहली बात क्या थी, बताओ, बोलो भाई, पहली बात क्या थी। पहली बात ये थी कि आप जो है वेव नेचर ऑफ रेडिएशन कैन नॉट एक्सप्लेन द इंस्टेंट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम क्या है बताओ, बोलो। ये बेटे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट जो है, इसको भी वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, वो बेटे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट से, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, के मैक्स ओनली डिपेंड्स, किस पे डिपेंड कर रही है बताओ, ओनली डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। इन चीजों को आप वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वेव नेचर वाली बात यहां पर फेल हो जाती है। एक बार दोबारा समझ लो, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। बताओ इंस्टेंट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्यों आप नहीं समझा सकते हो, क्योंकि जो भी एनर्जी गिरेगी मेटल सरफेस पर, जो भी एनर्जी गिरेगी वो सारे इलेक्ट्रॉन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो मेटेलिक सरफेस से बाहर निकल आए। इतनी बड़ी एनर्जी को कलेक्ट करने में उसे काफ़ी समय लगेगा। तो इसीलिए इमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स का निकलना पॉसिबल नहीं होगा। पहली चीज समझा दी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मतलब ही नहीं है जब लाइट सब पर इक्वली डल रही है, तो जब वर्क फंक्शन मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करके अपनी एनर्जी को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लेगा,
तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। फिर इसमें ये शर्त नहीं लगाई जा सकती कि इस फ्रीक्वेंसी की लाइट डालो या उस फ्रीक्वेंसी की लाइट डालो। आप कोई भी लाइट डालिए, इससे क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी जिस दिन हो जाएगी वो बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को ये इतनी एनर्जी चाहिए, वो किस तरह इकट्ठी करता है ये उसका हेडेक है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट को हम, है ना, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट है ये वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी, जैसे आपने देखा होगा जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ जाती है, E बराबर एच न्यू। अब मान लो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारी एनर्जी का फोटोन है, तो बात सही है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर आ जाती है चीज, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और उस पर के मैक्स कितना बचेगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा होता है रियल में, लेकिन इस बात को आप इससे नहीं समझा सकते हो। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, के मैक्स जैसा कि कर रही है, के मैक्स फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इस बात को आप वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। क्यों? आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इसने तो धीरे धीरे इकट्ठी करनी है, जब इकट्ठी करेगा एनर्जी हो जाएगी 3 या उससे ज़्यादा तो ये बाहर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं आएगा। तो इस तरह से इस बात को भी जस्टिफाई वेव थ्योरी से नहीं किया जा सकता। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। अब यहां होता तो आप कहते हैं इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी, क्योंकि एक सोर्स जला रहे हैं तो मान लो 100 फोटोन है या 100 वाट एनर्जी इस पर गिर रही है, 100 वाट एनर्जी गिर रही है। 2 सोर्स चलाएंगे तो 200 वाट गिरेगी, 3 सोर्स चलाएंगे 300 वाट गिरेगी। ज़्यादा एनर्जी गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी एनर्जी कलेक्ट करेगा और बाहर निकल आएगा, और ज़्यादा एनर्जी पड़ेगी तो ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी को जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी मिली उसे, ज़्यादा इकट्ठी की तो ज़्यादा एनर्जी से बाहर आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर जानी चाहिए इंटेंसिटी पर, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब इन सब बातों से ये क्लियर हो गया कि हम वेव थ्योरी के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एक बार बुक में से भी पढ़ के देखना तो और क्लियरिटी आ जाएगी। वैसे मैंने काफ़ी क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो में इतना ही है। थैंक यू बच्चों।